हेलो एवरीवन, legalbuzz.now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आईपीसी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हमारी क्लास का 12वां यानी 12वां दिन है। तो हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 36 तक क्लियर कर लिया था, जिसमें हम चैप्टर 2 सेक्शन 6 से 52A की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम सेक्शन 37 जो है आईपीसी का आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बैरेक्ट जो है आप ओपन कर लीजिए। बैरेक्ट से हम पहले सेक्शन 37 को रीड करेंगे, उसके बाद फिर सीखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो आइए बैरेक्ट में रीड करते हैं। सेक्शन 37 आईपीसी किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। ये बोला गया है कि यानी कोई अपराध है, वह किया जा रहा है, तो उसमें से अलग अलग एक्ट में किया जा रहा है, तो उसमें से किसी भी एक एक्ट में हेल्प करना यानी उसमें सहयोग करना। तो उसके द्वारा उसके बारे में इसमें प्रोविज़न बताया गया है कि अब इसमें बताया गया है कि जब कि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए साथ से सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है कहा जाता है। यह इसमें बोला गया है। तो अब सेक्शन 37 को हम समझते हैं। तो इसमें बोला गया है किसी अपराध को किसी क्राइम को गठित करने वाले कई कार्यों को में से किसी एक को करके सहयोग करना। एक को करके सहयोग करना। अब हमने सेक्शन 37 जो है बैरेक्ट में से रीड भी कर लिया, इसके टाइटल को भी समझ लिया। तो इसमें कुछ एलिमेंट है जो इंगित कर रहे हैं किसी काज पर, यानी किसी क्राइम को अगर कोई व्यक्ति करता है, किस तरह से कि कोई क्राइम हो रहा है, तो उस क्राइम को गठित करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, उस क्राइम को बनाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट में से यानी जो अलग अलग एलिमेंट के द्वारा कोई क्राइम किया जा रहा है, तो उनमें से अगर कोई व्यक्ति किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी एक्ट में हेल्प करता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वह सेक्शन 37 में जो है लायबल होगा किसी क्राइम के लिए। तो यही बस सेक्शन 37 जो है आपको बताता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो जब कोई कार्य, मान लीजिए कोई एक्ट है, कोई व्यक्ति है, कई 3 व्यक्ति हैं। अब ये किसी बैंक में जो है डकैती डालना चाहते हैं। कोई बैंक है, उसमें डकैती डालना चाह रहे हैं, उनका प्लान है। तो मान लीजिए इन तीनों ने अलग अलग एक्ट किए इस बैंक में डकैती। एक गया, एक ने गाड़ी चलाई, एक ने हथियार रखे और बैंक में घुसे, और एक बाहर खड़ा जो है चेक कर रहा है कि कोई पुलिस वाला आ न जाए, निगरानी कर रहा है। तो एक निगरानी का कार्य, एक ड्राइविंग का कार्य कार में जिसे लेकर आया, और एक हथियार। तो इस तरह से ये अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ही कार्य में, यानी एक क्रिमिनल कार्य को, यानी बैंक में डकैती डालनी है, उस क्रिमिनल एक्ट में अलग अलग रूप से कार्य कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ सेक्शन 37 यही बताता है कि कोई भी अगर अपराध है वो अलग अलग एक्ट से बन रहा है, अलग अलग कार्यों से किया जा रहा है। कि एक तो बैंक में जाएगा, बैंक के बाहर खड़ा होगा, एक बैंक के अंदर घुसेगा और दूसरा उसके पीछे घुसेगा हथियार लेकर। तो इस तरह से अलग अलग जो है एक्ट किए जा रहे हैं एक बैंक लूटने की योजना में, एक प्लान की तरह अलग अलग एक्ट किए जा रहे हैं। तो उसमें से जो प्रत्येक व्यक्ति अगर कोई भी किसी भी प्रकार से उस क्रिमिनल एक्टिविटी जो अपराध है उसमें किसी भी तरह से सहयोग करता है,
तो वह लायबल होगा उस अपराध के लिए। तो यही सेक्शन 37 क्लियर करता है। जैसा सेक्शन 34 था वही सेम यहाँ पर भी है। वैसे इस सेक्शन 37 जो है इसकी आवश्यकता आईपीसी में नहीं थी, लेकिन एक सिचुएशन को और क्लियरिफाई कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए अलग अलग एक्ट के माध्यम से कोई अपराध किया जा रहा है, तो उसमें अगर किसी भी एक्ट में कोई व्यक्ति किसी प्रकार से हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है इस क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, तो वह सेक्शन 37 में अपराध के लिए लायबल है। तो यानी सेक्शन 34 का जो एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट था, वो भी यही था कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा अगर क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के साथ कोई एक्ट किया जाता है, और वहाँ सेक्शन 37 में भी यही चीज़ बताई गई है। लेकिन यहाँ पर बस एक क्लियरिफाई कर दिया गया है कि अगर एक्ट अलग अलग हैं लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन से किसी एक अपराध को करने के लिए किए जा रहे हैं, तो उनमें से प्रत्येक एक्ट के लिए, चाहे वो किसी भी तरह से किया गया हो, उसमें से वो व्यक्ति लायबल होगा उस क्राइम के लिए सेक्शन 37 के अंतर्गत आईपीसी में। तो यह है सेक्शन 37 जो है परिस्थिति को क्लियर करता है। भले ही यह व्यक्ति, इसमें बताया गया है कि चाहे कोई या तो अकेले कर ले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, भले ही इस तरह का जो क्राइम हो अकेले कर ले या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ जो है मिलकर कर रहा हो, यही इसको क्लियर किया गया है कि चाहे अकेले किया हो या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर। लेकिन उस कार्य को एक कार्य करके अगर कोई क्राइम किया जाता है, बैंक लूटने का कोई कार्य किया जाता है, तो उसके लिए लायबिलिटी साथ से सहयोग करता है, ये कहा जाएगा कि उसने उस व्यक्ति ने अपराध किया है। बस यही सेक्शन 37 का जो है मेन मकसद है बनाने का। इसमें काफ़ी दृष्टांत दिए गए हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं, और जो है ऑब्जेक्टिव में पूरा के पूरा दृष्टांत आते हैं, वही से उठा के दे देते हैं और उस हिसाब से आंसर पूछा जाता है कि क्या लायबिलिटी बन रही है क्राइम की। तो उन दृष्टांतों को भी हम देखेंगे। दृष्टांत पहला देखते हैं। दृष्टांत पहला है, ए और बी पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर जेड को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। यानी ए नामक व्यक्ति है और बी नामक व्यक्ति है। ये जेड नामक एक व्यक्ति है, उसको विष की, जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा देते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा। मान लें एक व्यक्ति ने जेड को जहर का थोड़ा सा डोज दिया सुबह, बी ने थोड़ा सा डोज दिया दिन में, फिर ए ने शाम को दिया, फिर बी ने अगले सुबह दिया। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी मात्राओं का क्रम देकर ये जेड को विष की मात्राएं दे रहे हैं, एक एक्ट कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। तो इसमें बताया गया है कि ए और बी जेड की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार जेड को विष देते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्लियर किया गया है कि जो ए और जेड है, ए और बी है, इनका जो आशय है, इंटेंशन है, ये पहले से ही प्री प्लान है, इनके मस्तिष्क से उनका पूर्व मिलन हो चुका है, पूर्व नियोजित हो चुकी है सेक्शन 34 के अंतर्गत कि ये उस व्यक्ति को मारना चाहते हैं, जेड को मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसमें यह भी शामिल है कि इंटेंशन होना चाहिए, पूर्व नियोजित योजना होना चाहिए कि वह उसको मारना चाहते हैं दोनों व्यक्ति, लेकिन वह एक्ट कर रहे हैं अलग अलग। थोड़ी मात्रा ये दे रहा है, थोड़ी मात्रा ये अलग प्रकार से दे रहा है, ये थोड़ा खाना में मिला कर दे रहा है, ये दूध के साथ दे रहा है, चाय के साथ दे रहा है। तो इस तरह से अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन जो है इसको मारना है। तो जेड इस प्रकार दी गई विष की कई जो मात्राएं दी जाती है उसके प्रभाव से मर जाता है। ये इस तरह से जो मात्राएं दी जा रही है जहर की अलग अलग प्रकार से, अलग अलग एक्ट से ए और बी के द्वारा, इसके प्रभाव से जेड की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ए और बी हत्या करने के साथ से सहयोग कर रहे हैं, उनका इंटेंशन भी सेम है, क्योंकि उनमें से हर एक ने ऐसा एक्ट किया है जिससे जेड की मृत्यु कैद हो, और वो दोनों इस अपराध के दोषी हैं। ये इसमें क्लियरिफाई किया गया है इस एग्जाम्पल में कि मतलब सेक्शन 37 को इसको एक्सप्लेन किया गया है इस दृष्टांत के द्वारा कि ए और बी का इंटेंशन था जेड को मारना। अब वो एक्ट कर रहे हैं विष देने का, जहर देने का। ए दे रहा है खाने में मिलाकर, बी दे रहा है दूध में मिलाकर, फिर अगला ए
दे रहा है चाय में मिलाकर, बी दे रहा है खाने में मिलाकर। तो इस तरह से अलग अलग प्रक्रिया एक्ट के द्वारा वो इंटेंशन दोनों का एक है, पूर्व नियोजित योजना है, दोनों ने पहले प्लान बनाया था कि जेड को मारना है, इस तरह से वो अलग अलग एक्ट करके जेड को मारना चाह रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही अलग अलग एक्ट किए हों, लेकिन उनका जो इंटेंशन था एक ही क्राइम करना था, जेड को मारना, इसलिए वो सेक्शन 307 में पनिश किए गए। तो इस तरह से ये एक सिचुएशन को क्लियर किया इन्होंने। तो इनको पनिशमेंट किया जाएगा हत्या के लिए। तो इस तरह से ये दृष्टांत पहला हो गया। अब आता है दृष्टांत दूसरा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टांत है, वैसे के वैसे ही उठाकर दिया जाता है एग्जाम में। अब दृष्टांत दूसरा है, ए और बी संयुक्त जेलर हैं। ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का जेलर है। ये क्या है? जेलर है। ए जेलर, जेल का जेलर। तो ये जेलर है। अब इसमें बताएगा कि ए और बी संयुक्त रूप से जेलर हैं और अपनी हैसियत से वह एक कैदी जेड को, कैदी है जेड, ये क्या है? जेल में कैदी है जेड। तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ए जेलर बी जेलर जेड को संयुक्त रूप से क्या करते हैं? इनकी ड्यूटी है कि वह बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए ड्यूटी करते हैं, यानी 6 घंटे ये ड्यूटी करता है, संरक्षण बार संभालता है जेड का, और 6 घंटे ये संरक्षण बार संभालता है और बारी बारी से उसे देख रेख करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं और खाना देते हैं। तो इनकी ड्यूटी होती है कि ए जब 6 घंटे ड्यूटी कर रहा है, बी 6 घंटे करता है, जेड कैदी की। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि संरक्षण भार संभाल रहे हैं तो भोजन ए और बी को दिया जाता है, यानी इनको जो वहाँ का प्रशासन के द्वारा ए जेलर और बी जेलर के को भोजन सौंपा जाता है कि वह जेड कैदी तक 6 घंटे की जो पारी है उसमें ये पहुँचाएगा और 6 घंटे की पारी में बी कैदी तक पहुँचाएगा। अब इनका पूर्व प्लान बन गया कि हमें जेड को मारना है। इन्होंने आशय बना लिया, कॉमन इंटेंशन बना लिया, पूर्व नियोजित योजना बना ली, पूर्व मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हो गया कि हमें जेड को मारना है। अब ये क्या करते हैं कि जेड की मृत्यु कायद करने के लिए हर अपनी हाजिरी के काल में, जैसे 6 घंटे की एक ही ड्यूटी है तो उसमें जेड ए जो है जेड के पास जाता है और वहाँ पर क्या करता है, ये जेड को जो है भोजन जो देने हैं उसका लोभ करता है, यानी भोजन देता ही नहीं है, तो वह भूखा मरने की हालत में होता है। फिर 6 घंटे बीत गए तो सोचता है जेड की दूसरा आएगा जेलर, तो वह भी जो 6 घंटे में मेरी ड्यूटी में उसको भोजन एक कुछ भी नहीं देता है। तो इस तरह से जेड 12 घंटे तक भूखा रहता है। फिर अगले दिन भी उन्हीं की ड्यूटी आती है तो 6 घंटे में यही वो भूखा, उसको खाना नहीं देता, फिर भी अगले 6 घंटे में आती है। तो इस तरह से कुछ दिनों बाद 1-2 दिन में जेड भूख से मर जाता है, यानी भूख अवैध रूप से ये लोप कर रहे हैं अपनी ड्यूटी का। तो इसके परिणाम स्वरूप जो अवैध रूप से इन्होंने ये परिणाम कारित किया है सहयोग से, जेड भूख से मर जाता है और ए और बी दोनों को जो है लायबल किया जाता है हत्या के लिए, यानी हत्या के लिए वो पनिशेबल है। अब क्यों है? क्योंकि उनका इंटेंशन सेम था कि उन्हें जेड को मारना है। अब उन्होंने अलग अलग प्रकार से एक्ट किया। 6 घंटे में इसने ड्यूटी में अपना खाना देने से उसको मना कर दिया, यानी खाना नहीं दिया जेड को। उसी तरह से बी ने अपनी 6 घंटे की ड्यूटी में जो है संरक्षण जो बाहर संभाला हुआ था, खाना नहीं दिया। तो इस तरह से अलग अलग एक्ट किए उन्होंने और जेड की मृत्यु कायद कर दी। तो इस तरह से अलग अलग एक्ट, यही है कि इसका इंटेंशन कि किसी भी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से उन्होंने एक कार्य को करके सहयोग किया, बस इसमें इंटेंशन था उनका जेड को मारना, तो इसलिए हत्या के लिए उन्हें पनिशेबल किया गया। तो ये दृष्टांत 2 भी एक वही सिचुएशन को क्लियर कर रहा है। तो इस तरह से ये दृष्टांत हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ये जो वाला जो दृष्टांत है हमने सेकंड वाला जेलर वाला, ये एपीओ एग्ज़ाम राजस्थान का जो था 2015 में पूछा गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। इसी तरह से अन्य दृष्टांत भी दे रखे हैं इसमें। एक जेलर एक कैदी
जेड का संरक्षण भार रखता है। ए जेड की मृत्यु कायित करने के आशय से जेड को भोजन देने का लोभ करता है, जिससे परिणामस्वरूप जेड की शक्ति कमजोर हो जाती है। उसी तरह क्षुद्रा पीड़ा में उसकी मृत्यु कायित करने के पर्याप्त नहीं होता है। उसी तरह से अब एक दृष्टांत और है जिसको हम समझेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये मैथ्स में पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है। देखते हैं हम दृष्टांत एक और जो भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम हर चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। आप लीगल बस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का आप जो है प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं और लेटेस्ट जजमेंट अपडेट भी आपको वहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है सबसे पहले। दृष्टांत तीसरा, इसमें क्या कर रहा है कि ए जेलर है और एक बी भी जेलर है और जेड कैदी है। अब यहाँ ए बी उसी टाइप से जैसा हमने दृष्टांत में पढ़ा था, संरक्षण भार संभाले हुए हैं, संरक्षण भार संभाले हुए हैं, ये जैसे 6 घंटे का। तो ये क्या करते हैं, ए जो है इसमें बताया गया है दृष्टांत में, इसमें बताया गया है कि ए जेड की मृत्यु कायित करने के आशय से जो है ये मृत्यु कायित करना चाहता है, इसके आशय से भोजन देने का अवैध रूप से लोभ कर रहा है। अपनी ड्यूटी के दौरान जो 6 घंटे की ड्यूटी थी उसमें इसको जेड को कैदी को भोजन देने का लोभ करता है, भोजन नहीं देता है, जिससे जेड जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। डेली यही कर रहा है 6 तो उसकी जो है कमज़ोर होने लगता है। इसी तरह से क्षुद्रा पीड़ उसकी मृत्यु कायित करने के लिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं देनी, इतना भी कम नहीं देता था, थोड़ा थोड़ा देता था, लेकिन इतना नहीं कम नहीं देता था कि कैदी उसी दिन मर जाए या मर ही जाए। मतलब वो कमज़ोर करना चाह रहा था धीरे धीरे कि खुद ही इसको नेचुरली मार दिया जाए। तो इस तरह से ये सिचुएशन है यहाँ पर। अब जो ए था उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, पदच्युत यानी पद से हटा दिया जाता है ए को शिकायत पर, यानी कोई कंप्लेंट की जाती है किसी के माध्यम से, पता लगता है प्रशासन को, तो ए को हटा देते हैं। अब बी, यहाँ पर जो जेलर ए है उसके स्थान पर बी उसका उत्तरवर्ती होता है, यानी बी जेलर इसका उत्तरवर्ती अपॉइंट होता है नया, उसकी जगह पर हटाकर बी को अपॉइंट कर दिया जाता है कि इसकी कंप्लेन आया, ये गड़बड़ कर रहा है अपनी ड्यूटी में, अवैध लोभ कर रहा है अपनी ड्यूटी का, तो उसको हटा दिया जाता है अपने पद से और उसका पदवर्ती उत्तरवर्ती जो है बी जेलर नियुक्त किया जाता है। अब ए से दुस्संधि या सहयोग किए बिना, अब यहाँ बहुत टर्म कंडीशन है कि जो बी है उसका ए से कोई संबंध नहीं था, उससे कोई दुस्संधि नहीं थी, कोई सहयोग नहीं था, बी भी लेकिन वही इंटेंशन रखता है कि वो जेड को मार दे। तो जेड भी क्या करता है, जेड की मृत्यु कायित करने के, जेड को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, यानी यह भी क्या करता है, इसको मारने के लिए भोजन देने का लोभ कर रहा है अपनी ड्यूटी के दौरान। तो अब क्या होता है कि जेड धीरे धीरे पहले ही कमज़ोर था और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वापस से वही जो बी जेलर आया वो भी वही कार्य कर रहा है, तो कमज़ोर होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ जब न्यायालय में विचारण चला तो सेक्शन 37 में एक्ट अलग अलग किए गए, लेकिन इंटेंशन एक था। लेकिन इसमें क्या था, इंटेंशन मारना तो था, लेकिन इनका मस्तिष्कों का पूर्व मिलन यानी पूर्व नियोजित योजना, प्री प्लान्ड दोनों नहीं थे, दोनों की दुसंधि नहीं थी, यानी ए बी को नहीं जानता और बी ए को नहीं जानता, यानी उनका कोई जो है एक दूसरे से जो सहयोग या दुसंधि नहीं थी कि हम मिलकर जेड को मारेंगे। ए आया, उसकी कोई दुश्मनी थी, उसने भी इसको मारना चाहता था, बी की भी दुश्मनी थी, तो वो भी इसको अपने एक्ट से मारना चाहता था। यहाँ अलग अलग एक्ट किए गए। तो यहाँ पर बताया गया था सेक्शन 37 में यही बताया गया है कि अगर मान लीजिए कई एक्ट के द्वारा किसी क्राइम को किया जा रहा है, तो उस कार्य, भले ही कार्य अलग अलग हो लेकिन इंटेंशन एक, यानी क्राइम करना है, तो उसके अनुसार किसी भी एक कार्य को वो करके सहयोग कर रहे हैं, इसको पहले अवैध
रूप से भोजन नहीं देकर इसने भी करके, तो उस क्राइम में वो अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर, तो वह लायबल है पनिशमेंट के लिए। यही इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर न्यायालय ने जब डिसाइड किया तो जेड जब भूख से मर गया तो बी जो था वह हत्या का दोषी हुआ, किंतु ए ने बी से सहयोग नहीं किया। जो ए नाम का जेलर था उसने बी से सहयोग नहीं किया था, और उसने जब अपनी ड्यूटी के दौरान उसको भोजन दिया था तो कैदी इतना कम नहीं दिया था कि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन इसने तो बिल्कुल देना ही बंद कर दिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। तो लेकिन इंटेंशन क्या था, उसको कमज़ोर करके मारना। तो यहाँ तो ए बी जो था वो तो हत्या का, मर्डर का जो है दोषी रहा, और जो ए था वह हत्या के प्रयास का, अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी रहा। तो इस तरह से यहाँ एक सिचुएशन क्लियर हुई कि कब किसको कैसे जो है न्यायालय ने दंडित किया। इस सिचुएशन में अलग अलग एक्ट किए गए और जो है क्राइम किया गया। तो यहाँ पर ये दृष्टांत 3 जो है, ये जो तीनों दृष्टांत है सेक्शन 37 को बिल्कुल ओपनली स्पष्ट रूप से व्याख्यात कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस एग्जाम की दृष्टि से सेक्शन 37। तो फ्रेंड्स आज हमने सेक्शन 37 को क्लियर किया और समझा। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 38 को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, और आप इसको सीखें, समझें। और लीगल बज़ ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या हमारी वेबसाइट है www.legalbuzznow.com, वहाँ पर आप विजिट करें। वहाँ पर आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, लेटेस्ट जजमेंट मिलेगी, डेली इंग्लिश वोकैब मिलेगा, और माइनर एक्ट के फ्री क्विज़ेज मिलेंगे। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट या गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सेक्शन 38 जो है हम सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।